Today we will study about the mechanism of controlling blood pressure or regulation of blood pressure in our body. In case of antihypertensive drugs, to study the mechanism of antihypertensive drugs, we will have to study the regulation of blood pressure in our body. कि कैसे ब्लड प्रेशर जनरली हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन होता है. जब कभी बीपी फॉल होगा, डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर होगा, तो वो क्या क्या मैकेनिज्म है जो हमारे बॉडी में फिर से ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करके जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120 and 80 mmHg सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, इस पे फिर से मेंटेन हो जाता है. यानी कि जो हमने पढ़ा होमियोस्टैसिस के अंदर हमने पढ़ा कि बॉडी के जो मैकेनिज्म है रेगुलेशंस वो अपने आप ही बैलेंस्ड होते हैं. तो वो कौन कौन से मैकेनिज्म है जो कि नॉर्मल रेगुलेशन को, बॉडी के रेगुलेशंस को मेंटेन करके रखने के लिए जरूरी होते हैं. तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखने के लिए मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी, देयर आर टू मैकेनिज्म फॉर मेंटेनिंग और रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी. These are, first one is baroreceptors and sympathetic nervous system, and second one is renin-angiotensin aldosterone system, which is also in short called as RAS. What happen when there is decrease in blood pressure? जब कभी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो क्या होता है, हमारे जो ये हार्ट है, हार्ट के ऊपर ये ऑर्टा है, यहाँ पे क्या है, ऑर्टिक नॉच बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्टिक नॉच. ऑर्टिक नॉच के अंदर एक प्रेशर सेंसेशन, ये जो प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, बैरोरिसेप्टर्स. ये बैरोरिसेप्टर्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ऑर्टा के ये जो आपका नॉच है, यहाँ आर्क बना हुआ है, ऑर्टिक आर्क बना हुआ है, यहाँ पे ये न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, बैरोरिसेप्टर्स. ये बैरोरिसेप्टर्स क्या करते हैं, कार्डियोवास्कुलर जो सेंटर्स हैं, सीवी सेंटर्स बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर सेंटर है, वो हमारे ब्रेन के अंदर, सीएनएस के अंदर है, उसमें ये हमेशा क्या होता है, इंपल्सेस ट्रांसमिट करते रहते हैं यहाँ से कार्डियोवास्कुलर सेंटर के अंदर. तो जब कभी बीपी डिक्रीज होगा तो ये बैरोरिसेप्टर्स के अंदर क्या होंगे, हमारे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो कम इंपल्स भेजेंगे, कहाँ पे, जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सेंटर है सीएनएस के अंदर, वहाँ पे फ्यूअर इंपल्सेस ट्रांसमिट हो पाएंगे. तो उस केस में क्या होगा, हमारा जैसे ही बैरोरिसेप्टर्स फ्यूअर इंपल्सेस ट्रांसमिट करेंगे सीएनएस के अंदर, तो उस केस में क्या होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी तो इंक्रीज हो जाती है और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है. तो सबसे पहला चीज है कि बैरोरिसेप्टर्स के फ्यूअर इंपल्सेस ट्रांसमिट होंगे, जिससे क्या होगा, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएंगे. सिंपैथेटिक एक्टिविटी के इंक्रीज होने से का मतलब क्या है कि ये हमारा यहाँ से सिंपैथेटिक सिस्टम जो ब्रेन है, ब्रेन से सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, और ये यहाँ से क्या है, एड्रीनो रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, एक तो हमारे हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है, और दूसरा कहाँ पे प्रेजेंट है, स्मूथ मसल्स, यानी कि स्मूथ मसल्स आपके जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के ऊपर स्मूथ मसल्स है, वहां पे प्रेजेंट है. तो हार्ट के ऊपर कौन से होते हैं, बीटा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे ये आर्टरीज हैं, इसके ऊपर ब्लड वेसल्स के ऊपर अल्फा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये हार्ट के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. तो जो सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जैसे एड्रेनालिन, जो सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कहाँ पे आएंगे, या तो हार्ट के ऊपर आएंगे या फिर आर्टरीज के ऊपर आएंगे.
तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जैसे ही इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 एड्रिनो रिसेप्टर्स एंड अल्फा 1 एड्रिनो रिसेप्टर्स। बीटा 1 रिसेप्टर्स जो है वो हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है, हार्ट के मसल्स के ऊपर प्रेजेंट है, और अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हार्ट के ऊपर आएगा और दूसरा आपके ब्लड वेसल्स के ऊपर आएगा। तो इससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। सिंपैथेटिक जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है ब्लड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। यानी कि ये क्या करेगा, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, ये क्या करेगा, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, और दूसरा ये हमारा जो स्मूथ मसल्स है इसको भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब इससे क्या है, जो बीटा 1 एड्रिनो रिसेप्टर्स हार्ट के ऊपर है, इसने क्या किया, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या है, इजेक्ट आउट ज्यादा होगा। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है उस केस में ब्लड से जो हार्ट है, हार्ट से ब्लड इजेक्ट आउट होता है। जबकि जो हमारा ये फीलिंग कब होती है, जब रिलैक्स स्टेट होता है, हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है, उस केस में क्या फीलिंग होती है। तो अब ये दो प्रोसेस है, एक तो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और दूसरा जो ब्लड वेसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से पेरिफेरल रेसिस्टेंस, हमने पढ़ा था कि पेरिफेरल रेसिस्टेंस क्या होता है, जो ब्लड यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं वो इसके जो वॉल है वो वॉल कितना रेसिस्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है फ्लो में। तो जितना ज्यादा पेरिफेरल रेसिस्टेंस होगा उतना ही ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। ये हमने पढ़ा था फॉर्मूला कि बीपी इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेसिस्टेंस। तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस जितना ज्यादा इंक्रीज होगा उतना ही ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। इसी तरह से जितना ज्यादा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा उतना ही ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी के इंक्रीज होने से क्या हुआ, एक तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया, और दूसरा जो स्मूथ मसल्स है यानी कि ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से क्या हुआ, हमारा पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज हुआ। और इन दोनों के इंक्रीज, अब ये क्या हो गया, दोनों इंक्रीज हो गया। पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज हुआ किससे, अल्फा 1 एड्रिनो रिसेप्टर्स के एक्टिवेशन से, और इसी तरह से कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया एक्टिवेशन ऑफ बीटा 1 एड्रिनो रिसेप्टर से, और ये दोनों मिलके क्या करेंगे, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करवा देगा। ये हमारे नॉर्मल केस है, बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक ये प्रोसेस चलता रहता है कि जब कभी बीपी डिक्रीज हुआ किसी वजह से, उस केस में जैसे हमने लो सोडियम डाइट लिया या कुछ भी इस तरह का प्रोसेस है, तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है कि ये बैरोरिसेप्टर्स और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करते हैं, इसको वापस से इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज इन बीपी। दूसरा प्रोसेस हमारा क्या है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, और इसको रास बोलते हैं। ये भी होमियोस्टेसिस का काम कर रहा है, यानी कि हमारा ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ है तो वापस से इसको नॉर्मल 120/80 mmHg पे लाएगा। तो ये कैसे लाता है, जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपने देखा होगा जो किडनी है, किडनी के अंदर क्या होते हैं, आपके नेफ्रॉन्स बने होते हैं। नेफ्रॉन्स के अंदर फिर क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल है, ये नेफ्रॉन्स के अंदर बोमेन्स कैप्सूल है, और ये इफेरेंट आर्टेरियोल्स एंड एफेरेंट आर्टेरियोल्स होते हैं। यहाँ से ब्लड वेसल्स आती है और यहाँ पे फिल्टरेशन होता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ प्रेशर सेंसिटिव न्यूरॉन्स है, यहाँ पे भी बैरोरिसेप्टर्स, जैसे ये वाला बैरोरिसेप्टर्स प्रेजेंट था हमारा ऑर्टिक आर्क के अंदर प्रेजेंट था, जो कि सेंस करता था, फीवर इंपल्स भेजता था। इसी तरह से ये क्या है, हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम नेफ्रॉन्स है, नेफ्रॉन्स के अंदर भी ये क्या होते हैं, कुछ बैरोरिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा उसको सेंस करेगा, और ये लोकली
ये अभी तो क्या कर रहा था, ये CNS के थ्रू बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करवाता था, जो सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स था उसको वहां से रिलीज करवाता था। लेकिन ये क्या करेगा, लोकली क्या करता है, रीनल ब्लड फ्लो हमारा जैसे डिक्रीज होगा लोकली, यानी कि किडनी के अंदर ही रेनिन का सेक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। और रेनिन एक एंजाइम है, रेनिन एंजाइम क्या करता है, ये एक पॉलीपेप्टाइड हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन को ये कन्वर्ट करता है किसमें, एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट करता है। ये सारे पॉलीपेप्टाइड्स हैं और ये रेनिन एंजाइम है। ये रेनिन एंजाइम क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर ये एस, यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इसको बोलते हैं ACE। ये एक एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 के अंदर, ठीक है। यानी कि जैसे ही डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर हुआ, ब्लड प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होगा, यानी कि रीनल ब्लड फ्लो यहाँ पे लोअर डाउन हो गया, रीनल ब्लड फ्लो स्लो हुआ, जिसकी वजह से क्या होगा, लोकली हमारे किडनी के अंदर रेनिन एंजाइम सेक्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिनोजेन है वो किस में कन्वर्ट होने लगेगा, एंजियोटेंसिन में ये कन्वर्ट होने लगेगा। और एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होने लगेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE। अब देखिए ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, इसके बेसिकली 2 फंक्शन है। एक तो ये क्या करता है, वैजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी कि ये जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। यानी कि ये क्या करेगा, उसके टाइटनेस को बढ़ाएगा, रेसिस्टेंस को, जो ब्लड फ्लो है उसके रेसिस्टेंस को बढ़ा देगा। तो ब्लड के रेसिस्टेंस को बढ़ाने से क्या होगा, पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएंगे। ये एंजियोटेंसिन का एक फंक्शन है, एंजियोटेंसिन 2 का, कि इट इज सर्कुलेटिंग वैजोकॉन्स्ट्रिक्टर, यानी कि ये वेसल्स के, ब्लड वेसल्स को, जैसे कि यहाँ पे हो रहा था अल्फा 1 एड्रेनोरिसेप्टर्स के थ्रू हो रहा था, लेकिन ये एंजियोटेंसिन 2 जो है डायरेक्ट पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है थ्रू वैजोकॉन्स्ट्रिक्टर। वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से पेरिफेरल रेसिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा है। और जैसे ही पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा तो हमने क्या पढ़ा है, BP इक्वल्स टू कार्डियक आउटपुट इनटू पेरिफेरल रेसिस्टेंस। पेरिफेरल रेसिस्टेंस के इंक्रीज होते ही ये इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, फिर से ये क्या है, आपके नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर था उस नॉर्मल ब्लड प्रेशर में ब्लड प्रेशर अचीव हो गया हमारे बॉडी का। दूसरा फंक्शन क्या होता है एंजियोटेंसिन 2 का, जैसे ही एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज होने लगेंगे, इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होने लगेगा, तो ये एक क्या है, एल्डोस्टेरॉन के सेक्रेशन को, एल्डोस्टेरॉन के सिंथेसिस को बढ़ा देता है हमारे बॉडी के अंदर। अब ये एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे ये वासा रेक्टा होते हैं, ब्लड वेसल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। अब ये ब्लड वेसल्स में आपने यूरिन फॉर्मेशन में पढ़ा होगा कि पहला फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है और सेक्रेशन होता है। तो ये क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया, यानी कि जो यूरिन में वाटर है और सोडियम है, ये यूरिन से वापस से, यूरिनरी ट्यूबल से वापस से ये ब्लड वेसल्स के अंदर आने लगे, ब्लड वेसल्स के अंदर आने लगे। ये किसके हेल्प से, एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, जो एंजियोटेंसिन है वो एंजियोटेंसिन यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन के लिए एक रिसेप्टर होता है, इसको बोलते हैं AT1 रिसेप्टर। इस रिसेप्टर के थ्रू ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, ये सोडियम और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवा देगा ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि क्या है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। और अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि कार्डियक आउटपुट मैंने बताया था
कि वो क्या है, ब्लड वॉल्यूम है पर मिनट, कितना इंजेक्ट हो रहा है ब्लड आपके हार्ट से, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो अगर ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो उससे क्या है, कार्डियक आउटपुट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन के आने से क्या हुआ, सबसे पहला तो रीनल ब्लड फ्लो डिक्रीज हुआ, इससे क्या हो गया, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यहाँ पे जितना फिल्टर आउट हो रहा था ये फिल्ट्रेशन कम हो गया, रेट कम हो गया। अब इससे क्या हो गया, एल्डोस्टेरॉन के हेल्प से ये सोडियम और वाटर का रिटेंशन स्टार्ट हो गया, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर सोडियम और वाटर, सोडियम जैसे अंदर आएगा उसके साथ साथ वाटर भी अंदर आते हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। तो ये हमारा क्या है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन होने लगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज होते ही हमारा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो गया, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होके ये क्या होगा हमारा, ये कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हुआ, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होने से इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, यानी कि वापस से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो ये दो मेथड है जिससे क्या होता है, हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर अगर डिक्रीज हो गया हुआ है किसी रीजन से, तो बॉडी उसको वापस से मेकअप कर लेती है, ठीक है। अब हमें क्या पढ़ना है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के अंदर ऑलरेडी इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर है, यानी कि वो सस्टेन्ड, हमने क्या पढ़ा था कि सस्टेन्ड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, और वो भी कितना, 140 और इधर 90 से बड़ा हो, ज्यादा बढ़ा हुआ है ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये हाइपरटेंशन कंडीशन है। तो इसका अब उल्टा क्या होगा, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर हो गया है, इसका मतलब क्या है कि हमारा एक तो बीटा एक्टिविटी बढ़ गई हुई है, अल्फा एक्टिविटी बढ़ गई हुई है, यानी कि जो हमारे एड्रीनो रिसेप्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो चुके हैं। दूसरा, रेनिन का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसी तरह से एस का जो एस है उसका भी सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और दूसरा सोडियम एल्डोस्टेरॉन का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब प्रोसेस है जो बहुत ज़्यादा हो रहा है किस केस में, हाइपरटेंशन के केस में। तो अब हम ये देखें कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की अगर हम बात करें तो वो कौन कौन से मैकेनिज्म होंगे जिसको कि अगर हम कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा हाइपरटेंशन ट्रीट हो जाएगा। तो उसमें क्या क्या हो सकता है, सबसे पहला तो यहाँ पे क्या है, जो बीटा 1 रिसेप्टर्स है उस रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दो जो कि आपके हार्ट के ऊपर प्रेजेंट है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या दे सकते हैं ड्रग, एक तो बीटा ब्लॉकर्स ड्रग दे सकते हैं जो कि आपके क्या करेंगे, जो बीटा रिसेप्टर्स है हार्ट के ऊपर प्रेजेंट, जिससे कि बीटा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहे थे उसको डिक्रीज कर देगा। तो हम इसमें सबसे पहला जो स्ट्रेटेजी होगा हमारा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में, वो हमने क्या दिया, बीटा ब्लॉकर्स। इसी तरह से अल्फा 1 एड्रीनो रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर सकते हैं, और जो हमारा सेकेंड यहाँ पे स्ट्रेटेजी होगा वो क्या होगा, अल्फा ब्लॉकर्स। इसी तरह से थर्ड अल्फा, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स दोनों को ब्लॉक कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो एस एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एस इनहिबिटर्स। जो हमारा फोर्थ स्ट्रेटेजी होगा वो क्या होगा, एस इनहिबिटर्स इसके अंदर देते हैं, यानी कि जो एस इनहिबिटर्स क्या करेगा, अगर एस एंजाइम के कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर देगा या इसे इनहिबिट कर देगा तो एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बन पाएगा, और एंजियोटेंसिन सेकंड नहीं बन पाने से ये क्या होंगे, आपके पेरिफेरल रेजिस्टेंस नहीं इंक्रीज हो पाएगा और बीपी डिक्रीज हो जाएगा, और दूसरा एल्डोस्टेरॉन भी नहीं सिक्रीट हो पाएगा, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, इसके अंदर एक मैंने अभी आपको बताया कि 81 रिसेप्टर्स होते हैं जिसके थ्रू एल्डोस्टेरॉन सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन प्रोड्यूस करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो फिफ्थ हमारा स्ट्रेटेजी होगा वो क्या होगा, 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं, जो 81 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे सकते हैं जो क्या करेगा, आपको सोडियम वाटर के रिटेंशन को कम करेगा, ठीक है।
और दूसरा हो सकता है इसमें कुछ, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देख रहे हो कि वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे भी हमारा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। तो हम वैजो डायलेटर्स दे सकते हैं, जो वैजो डायलेटर्स क्या करेंगे, आपको जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था जिसकी वजह से पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज हो रहा था, वो इंक्रीज नहीं होंगे। दूसरा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा था, उसके लिए हम डायरेटिक्स दे सकते हैं। डायरेटिक्स का क्या काम होता है, वो यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देगा और ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज कर देगा। तो सेवेंथ स्ट्रेटेजी हमारा क्या होगा, डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स हम दे सकते हैं यहाँ पे, तो वो क्या करेंगे, ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा। कुछ ड्रग जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे जो सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक, ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हुआ था, तो हमारा यहाँ पे जो हमारा 8th स्ट्रेटेजी होगा, ये क्या होते हैं, सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक्स ड्रग्स हम देते हैं। ये सेंट्रल सिंपैथोलाइटिक क्या करते हैं, जो हमारे सिंपैथेटिक न्यूरोट्रांसमीटर्स है उनको ये क्या करेंगे, इनहिबिशन कर देंगे, जिसकी वजह से सिंपैथेटिक एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी और वापस से हमारा जो बढ़ा हुआ है हाइपरटेंशन में बीपी बढ़ा हुआ है वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये हमारे बेसिक। एक और होता है इसमें, जो 9th कैटेगरी है वो है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो कैल्शियम होता है उनका क्या काम होता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करवाना। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हम दे सकते हैं, जो क्या करेगा, ये आपके बीपी को डिक्रीज करेगा। तो ये टोटल हम रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी के ऊपर ये 9 स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं, जिसके बेसिस पे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को क्लासिफाई किया हुआ है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे और फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे।